11 ये कहता है कि भारत में एक सिटीजनशिप कानून होना चाहिए। भारत के जितने फंडामेंटल राइट है वो किसके लिए है? सिटीजन के लिए। लेकिन सिटीजन कौन है? इसमें लिखा है माइनॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी कौन है पता ही नहीं। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, वो एक हमारी अलग PIL है उस पर। हम हिंदू लोग को संविधान मानना चाहिए क्या? संविधान का जो छेद है, आप जरा सोचिए, सब कुछ नागरिक को ये मिलना चाहिए, 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 लेकिन नागरिक कौन है पहले ये तो बताओ। जो भारत को माने वही नागरिक कहलाएगा, जो भारत माता को नहीं मानता वो नागरिक कहलाएगा। जो वंदे मातरम बोलेगा वो भारतीय वो नागरिक कहलाएगा, जो नहीं बोलेगा वो नागरिक कहलाएगा। जो विश्व बंधुत्व को मानेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो नहीं मानेगा वो नागरिक कहलाएगा। जो सर्वधर्म संभाव को मानेगा, यत नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानेगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा, या कोई भी नागरिक भारत का नागरिक हो जाएगा। अमेरिका में नागरिकता बाकायदा डिफाइन है, सिंगापुर में वेल डिफाइन है, इसलिए आपको अमेरिका की नागरिकता जल्दी नहीं मिलती, 15-20 साल में लग जाते हैं। 10 साल तो सिंगापुर की लेने में लग जाती है, 5-7 साल दुबई की लेने में लग जाती है। यहां तो कोई आए पैदा हो गया तो नागरिक, बस भारत में पैदा हो गया तो नागरिक, और 18 साल का हो गया तो वोटिंग राइट। इन दोनों चीजों को सर डिफाइन करने की जरूरत है। एक जैसे परिवार का एक नियम होता है, स्कूल का एक नियम होता है, आपकी फैक्ट्री का एक नियम होता है, भाई फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आपके ये नियम है, आपको ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसे ही दुनिया के कई देशों ने सिटीजनशिप कोड बनाया हुआ है, और हमारा संविधान भी कहता है आर्टिकल 11 कि अभी ये कहता है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि अभी इस समय जो लोग भारत में रह रहे हैं ये सब भारत के नागरिक हैं। पाकिस्तान से जो आ गए हैं वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन आने वाले टाइम में पार्लियामेंट एक कानून बनाएगा और वो नागरिकता को तय करेगा, नागरिकता को डिफाइन करेगा। और नेहरू जी ने बनाया भी 1955 में, लेकिन वो खाना पूर्ति कर दिया। आज तक इतने बम धमाके हो गए, किसी की नागरिकता गई क्या? इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, किसी की नागरिकता गई? 55 टुकड़े कर करके मार दिए, किसी की नागरिकता गई? जब किसी की नागरिकता ही नहीं गई फिर नागरिकता कानून कहेगा। जब नागरिकता किसी की जा ही नहीं रही है तो इसका मतलब डॉक्टर तो ठीक है, दवा गड़बड़। ऐसे ही दुनिया के कई देशों में 18 साल पे जो वोटिंग राइट मिलता है उसमें टर्म्स कंडीशन होती है, आपको ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, और इसको फॉलो नहीं किया तो वोटिंग राइट गई। हमारे देश में वन वे है, जैसे पैदा होते ही नागरिकता मिल गई तो मिल गई, कभी जाती नहीं है, ऐसे 18 साल को होते ही वोटिंग मिल गई तो मिल गई, कभी जाती नहीं है। और कानून कितना घड़िया है, होमगार्ड बनने के लिए 8वीं पास, चपरासी बनने के लिए 10वीं पास, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए डॉक्टर बनने के लिए कम से कम MBBS या BHMS या BAMS, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए कुछ नहीं। लंबी चर्चा हुई इस पे, लेकिन चलिए विषय अलग होगा, लंबा हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि एक भारत तब बनेगा जब प्रत्येक कानून श्रीनगर से श्रीगंगानगर, कश्मीर से कन्याकुमारी, लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कामरूप तक एक होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हमारा प्रत्येक कानून श्रेष्ठ कानून हो। जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने श्रेष्ठतम मंगलयान बना दिया, चंद्रयान बना दिया, अग्नि बना दिया, जिस दिन हमारे कानून निर्माता श्रेष्ठतम कानून बनाना शुरू कर देंगे, और उसके लिए कोई पैसे भी नहीं चाहिए,
एयरपोर्ट बनाने में लागत आती है, सब कुछ करने में लागत आती है, कानून बनाने में कोई लागत नहीं आती। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कारपोरेट लॉ के बारे में खेतान साहब को संपर्क करें, खेतान साहब कम से कम 10 कानून बना के दे दें। हाँ, उनकी एक्सपर्टीज है, कारपोरेट के फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज है। उनको पता है सिंगापुर में क्या अच्छा चल रहा है, जापान में क्या अच्छा चल रहा है, अमेरिका में क्या अच्छा चल रहा है, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, वो पूरी दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस उठा के दे देंगे। और ये जो नौकरशाह है ना बाबू, ये अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 लोगों के घर जाके देख के भी आते हैं, और जो 10 घर देखते हैं उसमें किसी एक की नकल नहीं करते। किसी एक के ड्राइंग रूम, दूसरे का बेडरूम, तीसरे का किचन, चौथे का छत, दूसरे का ये, किसी का गैरेज, सबकी नकल करके अपना वाला घर सबसे बढ़िया घर बनाते हैं। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है, एसी के कमरे में बैठे बैठे पुरानी शराब नई बोतल करके दे देते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो हमें अपने प्रत्येक, सबसे पहले तो गुलामी के सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। एक देश एक शिक्षा संहिता लागू करना पड़ेगा, एक देश एक दंड संहिता लागू करना पड़ेगा, एक देश एक नागरिकता संहिता लागू करना पड़ेगा, एक देश एक नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा। पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम करे, इसलिए एक देश एक पुलिस संहिता लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम भी लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं इस देश के केवल कानून बदल दिए जाए, इस देश के बिजनेसमैन भारत की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे। 2% जीडीपी बढ़ाने के लिए बाहर से कम 2 लाख करोड़ का एफडीआई लाना पड़ेगा। लेकिन केवल कहता हूं, केवल आप भ्रष्टाचार अपराध खत्म कर दीजिए, भारत के ही बिजनेसमैन, भारत के व्यापारी भारत की जीडीपी 2% बढ़ा के दे देंगे। केवल इनसे लूट खसोट छोड़ दीजिए, बस इनसे वसूली छोड़ दीजिए, व्यापारियों से कट मनी लेना छोड़ दीजिए, टॉर्चर करना छोड़ दीजिए इनसे। इस देश के बिजनेसमैन को ईमानदारी से काम करने दीजिए। बहुत बड़े मात्रा में धार्मिक कार्यों के लिए भी पैसा आएगा, अपनी इच्छा से आएगा, स्वेच्छा से आएगा, और भारत में रोजगार भी बढ़ जाएगा, जीडीपी भी बढ़ जाएगा, पलायन भी बढ़ जाएगा, और पूरे क्षेत्र का विकास होगा। आज बंगाल पीछे क्यों हो रहा है? इसलिए पीछे हुआ जो यहां के व्यापारियों को कहीं कहीं परेशान किया गया। अगर आप एक अच्छी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आप उखड़वा के बाहर फेंक दोगे, आप कोई व्यक्ति आ रहा है यहां पे नैनो बनाने, कुछ करने आ रहा है, आप उसको मजबूर करोगे यहां से जाने के लिए, कोई दूसरा हिम्मत करेगा क्या? वो भी भाग जाएंगे, हम यहाँ बुलाएगा। मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करता हूं। वक्फ देखिए, जो काम इस देश में मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। लेकिन वो काम बाद वाले अंग्रेजों ने भी कानून बना के किया। जैसे नॉर्थ इंडिया के मठ मंदिर लूटे जा चुके थे, लेकिन दक्षिण भारत का मठ मंदिर बचा हुआ था। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया मुगलों को, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, केरल ये बचा हुआ। अंग्रेजों ने 1860 में आईपीसी बनाया, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, 1863 में एंडाउमेंट एक्ट बनाया, मठ मंदिर अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने तो चलो मठ मंदिर कंट्रोल में लिया था, हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने 1991 में सारे कानून बनाया। उसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून। नाम से ऐसे लगता है कि मंदिरों के रखरखाव के लिए बनाया है, इतना प्यारा नाम, पूजा स्थल 91। और वो कानून ये कहता है कि अयोध्या के अलावा और किसी भी मंदिर का विवाद कोर्ट में जाएगा ही नहीं। और आगे ये भी लिखा है, जो चला गया है वो डिसमिस हो जाएगा। मतलब कोर्ट में मैटर जो गया है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। एक तरीके से हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए ये कानून बना के कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया गया।
इसीलिए न काशी का मामला आगे बढ़ रहा था, न मथुरा का आगे बढ़ रहा था, कहीं कोई मामला बढ़ ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा था इसको 2015 में चैलेंज करूंगा, इस कानून को। मैंने चर्चा किया कुछ लोगों से, इसको अब चैलेंज करूंगा, तो बोले कि अरे अभी अयोध्या वाला नहीं आया, पहले अयोध्या तो हो जाने दीजिए, क्योंकि उस कानून में लिखा हुआ है कि अयोध्या का मामला कोर्ट से हल होगा, बस ये लिखा हुआ। फिर अयोध्या का फैसला आ गया। अयोध्या के मामले में शिया वक्फ बोर्ड का वकील था, सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं, शिया वक्फ बोर्ड का, यानी वसीम रिजवी का वकील था मैं। हमारा ये कहना था कि इस मंदिर को जो तोड़ा है वो मीर बाकी ने तोड़ा है, जो सेनापति, और मीर बाकी शिया था, इसलिए ये जमीन हमारी है, हमको दे दो, हम दोबारा यहां भव्य मंदिर बनवाएंगे। ये हमारी दलील थी वहां पर। फिर मैंने सोचा अब फैसला आ गया, अब चैलेंज करूं, तो फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं पहले एक बार भूमि पूजन हो जाने दो। तो जब भूमि पूजन हुआ फिर मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मैंने सर अब तक 25 से ज्यादा कानून चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। बाकी कानूनों को चैलेंज करने में मुझे 7-8 ग्राउंड मिला है, 5 ग्राउंड 6 ग्राउंड। एक्चुअली जब कानून चैलेंज किया जाता है तो आपको फंडामेंटल राइट कौन कौन सा वायलेट कर रहा है उसका हवाला देना होता है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एट इकलौता ग्राउंड है जिसमें मुझे 26 ऐसा कानून, जिसमें मुझे 26 ग्राउंड मिले। बड़ा यूनिक है, अगर लॉ के स्टूडेंट्स को इस केस को पढ़ना चाहिए। मैं अपनी पिटीशन शेयर कर दूंगा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। 26 ग्राउंड है उसमें। रूल ऑफ लॉ को तोड़ा, कानून का दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया, मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया, ऐसे ऐसे करके 26 ग्राउंड है। पूरी दुनिया में जब कोई देश आजाद होता है तो कानून बनाया जाता है कि इसके पहले गुलामी के दौरान जो चीजें तोड़ी गई थी इन सबको ठीक करेंगे, हमको रिस्टोर करेंगे। हमारे यहां 1991 में कानून बनाया गया कि जो काम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी किया है वो सब लीगलाइज है, उसको कोई कोर्ट छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर हमने उस कानून को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जब वो पीआईएल एडमिट हुई। फिर उस पीआईएल को लेके हम लोग, मैं हूं, मेरा बेटा उसमें पिटिशनर है जो आपके यहां ट्रेनिंग कर रहा था, उसके बाद हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी, हम लोगों ने फिर ज्ञानवापी में एप्लीकेशन मूव किया। और हमने वहां पे बनारस में कहा कि भाई आप कम से कम जब तक वो एक्चुअली कानून और दीवार बन के खड़ा हुआ है, जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक ज्ञानवापी रिस्टोर नहीं हो सकता। सब कुछ हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, जांच हो जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम बनी, वो कानून बना रहेगा। तो हमने कोर्ट से ही रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो वो कानून तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2 जजों से 3 जजों को रेफर कर दिया, तो आप पैरेलल में कम से कम थोड़ा काम करा लो, इधर सर्वे करा लो, कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर दो, एसआई से करा लो, जब जो भी एविडेंस वगैरह कलेक्ट करा लो। तो वो काम ज्ञानवापी में भी शुरू हो गया है, वो काम जो है मथुरा में भी शुरू हो गया है, वो काम भोजशाला में भी शुरू हो गया है, और अभी मैं गुजरात में था, वो काम अहमदाबाद में भद्रकाली में भी शुरू होने वाला है। तो एएसआई के सर्वे वाला काम कई जगह शुरू हो गया। फिर उन्होंने दूसरा कानून बनाया 1992 में, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। एक ही तीर से 2 निशाना, जिसको फायदा देना था उसको फायदा दे दिया, लेकिन जिनको तोड़ना था आपस में तोड़ दिया। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, कानूनन ये चारों हिंदू कहलाते हैं, अलग अलग नहीं कहलाते। ये पहली बार 1992 में कानून बना के उस समय की सरकार ने, नरसिम्हा राव की, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया और कुछ उसमें लाभ का लालच दे दिया। तो अब क्या हुआ, सिख जो एक्चुअल में हिंदू धर्म से निकले, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बना था जो पंथ, वो माइनॉरिटी हो गया। जैन, सारे संस्कार सारे विचार एक समान, वो माइनॉरिटी हो गया। बौद्ध माइनॉरिटी हो गया। फिर 1995 में सबसे महाघटिया कानून, ऐसा कानून जो कहीं पूरी दुनिया में नहीं है, वक्फ एक्ट, अनब्रिडल्ड पावर दे दिया। किसी को नोटिस भेजने से पहले उस पर कोई सर्वे की जरूरत ही नहीं है, असीमित शक्ति। जब मैंने उसको चैलेंज किया तो उसमें भी
मैं तो मजाक मजाक में कोर्ट में बोला था, हमने कहा सर ये कानून ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट नहीं जा सकता, उसको वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जिसने नोटिस भेजा है। और इस कानून का दुष्परिणाम क्या है? झाबुआ से भोपाल 500 किलोमीटर दूर है। ऐसे आपका बंगाल में भी कई सारे स्थान होंगे जो कलकत्ता से 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर होंगे, ऐसे स्थान होंगे। अब झाबुआ का आदिवासी जिसने कभी झाबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखा है, वहां वक्फ बोर्ड जाके कहता है ये जो तुम्हारा गांव पूरा वक्फ बोर्ड का है, फिर क्या करे? कन्वर्ट हो जाओ। तो आदिवासियों को कन्वर्ट करने का ये टूल हो गया वक्फ कानून, और अमीरों से वसूली का टूल हो गया। भाई किसी का मकान है अहमदाबाद से 700 किलोमीटर दूर या कलकत्ता से 700 किलोमीटर दूर, वक्फ बोर्ड कह रहा भाई तुम्हारे पास कागज वागज तो है नहीं, ये जमीन जी वक्फ की है, क्या करना है? आप कोर्ट जा नहीं सकते। जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर लखनऊ से 700 किलोमीटर दूर है। अब मेरठ में अगर किसी को नोटिस आ जाए ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो मेरठ की कोर्ट में जा नहीं सकता, उसको जाना पड़ेगा लखनऊ 700 किलोमीटर दूर। वो कहता है यार काम करो 5 लाख रुपए ले लो यार, नोटिस ले लो। तो मध्यम वर्ग और अपर संभ्रांत वर्ग से पैसा वसूल रहा है और गरीबों को धमकी देकर कन्वर्ट कर रहा है। उस कानून को हमने चैलेंज किया है और खुशी इस बात की है कि उस हमारे चैलेंज करने के बाद पूरे देश में 120 की एल फाइल हो गई है। अभी केंद्र सरकार ने बताया कि 120 पिटीशन आ चुकी है पूरे देश भर में, लेकिन केंद्र सरकार इन तीनों मामलों में मौन है। तो मौन का मतलब होता है मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। कोर्ट ने पूछा था एक दिन कि काउंटर आ जाएगा, तब हमने कहा साहब काउंटर का बार बार टाइम क्यों दे रहे? अरे जब वो जवाब नहीं दे रहे, मौन है तो मौन है तो मौन है, आप फाइनल हियरिंग करो। वैसे आपको बता दूं कि उन्होंने आर्टिकल 370 चैलेंज किया था, तब भी केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया, वो मौन ही थी, मौन थी, बाद में वापस ले लिया। तो मुझे लगता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी मौन है, वक्फ एक्ट में भी मौन है, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में भी एक्ट, ऐसे हमने करीब 10-12 कानून चैलेंज किए हैं, सब पे केंद्र मौन ही है। अब मौन का मतलब क्या आएगा ये तो कुछ दिन बाद पता चलेगा क्या आएगा, लेकिन केंद्र मौन है। स्पेशल सेशन में मैंने पीआईएल किया था इस पे 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, और एक कंपलसरी वोटिंग के लिए भी किया। तो कोर्ट का कहना था ये तो पार्लियामेंट का काम, हमने कहा पार्लियामेंट का काम तो है, बिल्कुल ठीक करे। तो फिर उस पे कोर्ट ने उनको हमारी पिटीशन को बोला उसको रिप्रेजेंटेशन कंसीडर कर दो। मैंने सब इस पे रिसर्च किया 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। दुनिया के 48 देशों में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है। दुनिया के 48 देशों में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, और उन 48 देशों में केवल संडे को इलेक्शन होता है, जिससे कि सार्वजनिक छुट्टी न करना पड़े। अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोलीविया, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, क्रोएशिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, ऐसे 48 देशों में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, और संडे को होता है। स्वीडन में तो डेट भी फिक्स है, 4 साल के बाद सेकंड संडे ऑफ सितंबर का सेकंड संडे। राहुल जी के मामा के यहां भी वहां भी डेट फिक्स है। मामा नहीं है, नाना है, नानी है, वहां भी डेट फिक्स है। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, और ये होना भी चाहिए, और इसमें कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं है। भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए बना हुआ है, लोगों के लिए बना हुआ है,
और लोगों के अच्छे काम करने के लिए राष्ट्रपति को प्लेनली पावर दिया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है। अल्टीमेटली संविधान का इंटरप्रिटेशन करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां हैं अगर वो वेलफेयर में काम करते हैं। ये अलग बात है कि उन शक्तियों का उपयोग करके एक बार 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई थी। लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर राजनीतिक हित के लिए राष्ट्रपति की उन शक्तियों को उपयोग किया जा सकता है तो इस देश में एक देश एक चुनाव करने के लिए वो उस शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई एक काम करो, जिनका चुनाव 16 राज्यों का चुनाव ड्यू है, क्या बोलते हैं इसमें 2023 में 16 में से 4 का हो गया, अभी 12 राज्य और बचे हुए हैं। तो 2023 के 12 राज्य हो गए, 6 राज्यों का चुनाव 2024 में होना है, 12 6 18, 6 राज्यों का चुनाव 2025 में होना है। तो 25 वाले के 1 साल पहले कर लिया, 23 वाले को 6 महीने बढ़ा दिया, तो 24 में आराम से 2024 राज्यों का चुनाव 2024 में एक साथ हो सकता है। फिर जिनका चुनाव इस साल हुआ है इनको बाकी 2029 में 2 फेजेस में करना पड़ेगा। यही तो होगा। कुछ राज्यों की विधानसभा को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन के द्वारा या जैसे भी, कुछ राज्यों को पहले भंग करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर जब 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ तो 4 राज्यों की विधानसभा बर्खास्त कर दी गई। कोई मकसद पर्पस था क्या? नहीं। 75 में एक नेता की सनक में पूरे देश में राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगा दिया गया, हुआ कि नहीं? तो जहां वन नेशन वन इलेक्शन इतना बड़ा फायदा होगा, डेवलपमेंट के काम अच्छे हो जाएंगे, पैसा बचेगा, पूरी मैन पावर बचेगी, आर्मी की मैन पावर, टीचर्स की। मेरी वाइफ तो टीचर है, परेशान रहती है, हर साल उनकी कहीं न कहीं ड्यूटी लगी रहती है। सर कह रहे थे, सही कह रहे थे। मैं इस पेशे में आया हूं शायद उन्हीं के कारण। मैं मारुति में नौकरी कर तो रहा था लेकिन बड़ा परेशान था। भगवान ने मेरी बात सुनी, उनको प्राइमरी में जॉब दिला दिया, तो वो प्राइमरी में टीचर हो गई। जैसे वो टीचर हो गए हमने नौकरी छोड़ दिया। घर में बाकी लोग तो तैयार नहीं थे, पिताजी का मानना था नहीं 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 ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। उस समय ठीक ठाक मुझे वेतन भी वगैरह मिलता था, मारुति गवर्नमेंट की कंपनी थी। अभी तो मारुति सुजुकी बाद में हुई, तब तो पहले मारुति उद्योग लिमिटेड थी वो। लेकिन बस आप लोगों की सेवा करनी थी, देश की सेवा करनी थी, भारत माता की सेवा करनी थी, इसी के चक्कर में आप सब आए, इसी देश सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बाबूजी। आपको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। किसान साहब आपको धन्यवाद। भारत माता की